दोस्तों क्लास 12 इतिहास बिहार बोर्ड का, और ये उसका पाठ 10 है, लेसन 10 उपनिवेशवाद और देहात, और इसी से संबंधित ये वन लाइनर है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ठीक है, और यहाँ पर जो भी यूरोपीय आए उसी से संबंधित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था, तो यहाँ पर भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो इसका उत्तर होगा, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम वो भी पुर्तगाली होगा, तो इसका उत्तर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वह 17 मई 1498 में अब्दुल मनीद की सहायता से, ये अब्दुल मनीद नाम का व्यक्ति था, यही उसको रास्ता दिखाया। तो यह 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। कहाँ, और कालीकट है कहाँ, तो केरल। तो जब भी ये प्रश्न पूछे, केरला में है इंडिया के, कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। कब पहुंचा, तो 17 मई 1498 को। किसकी सहायता से पहुंचा, तो अब्दुल मनीद वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसने इसको रास्ता दिखाया, और यह कालीकट पहुंचा केरल के बंदरगाह पर। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां आई, यूरोपीय कंपनियां, उनके आने का क्रम क्या था। सबसे पहले कौन आए, अंग्रेज आए कि पुर्तगाली आए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए डेनिस, उसके बाद आए फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में आए स्वीडन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, पू और डे फ्रास। क्या इसका ट्रिक है, मैं लिख देता हूं, पू डे फ्रास, माने पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडन्स। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, यही वास्को डी गामा आया। उसके बाद अंग्रेज आते हैं सन 1600 ईस्वी में, डच आते हैं 1602 में, डेनिस आते हैं 1616 में, और फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, और सबसे अंत में आते हैं 1731 में स्वीडन्स वाले। ठीक है, तो यहां से इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अगर ये पूछे, देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, यह क्या है, आगमन है। मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। यहां पर है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर ये प्रश्न पूछे कि यूरोपीय कंपनियां अपनी फैक्ट्री जो खोल रही हैं उनका क्रम क्या है, तो इनके फैक्ट्रियों खोलने का क्रम मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली ही अपना फैक्ट्री खोलेंगे। पुर्तगाली के बाद डचों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। फैक्ट्री अलग चीज है, यानी कि कारखाना। ठीक है, आए तो पहले पुर्तगाली, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री खोल ली, लेकिन उसके बाद अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज से पहले डचों ने अपनी फैक्ट्री खोल ली। कहाँ, तो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। और ये कब खोला इन लोगों ने, तो 1605 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने कब फैक्ट्री खोली, तो 1503 में। कहाँ खोली, तो कोचीन में। थोड़ा एडवांस हो रहा है, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों को ये काम आएगा। उसके बाद फैक्ट्री खोली अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहाँ खोला, ये भी लोग मसूलीपट्टनम में ही खोले। और कब खोले, तो 1611 में। उसके बाद चौथे स्थान पर है डेनिस ने फैक्ट्री खोला। ठीक है, और कहाँ खोला, तो त्रावणकोर में। और ये कहाँ है, त्रावणकोर केरल में है, 1620 में। और सबसे अंत में अपनी फैक्ट्री खोली फ्रांसीसियों ने, और कहाँ खोली, सूरत में, 1659 ईस्वी में। इस प्रकार इस चीजों को याद रखेंगे। थोड़ा सा एडवांस हो गया 12वीं में, लेकिन फैक्ट्री खोलने का क्रम अलग है और कंपनियों का आगमन अलग है। ठीक है, तो कुछ और प्रश्न पे चलते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता, तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में जीता था। तो यहां से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता। ठीक है, तो 1510 में जीता। बात है तब की जब फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा के बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन आता है, यहाँ पे जो भी पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, अपने ये वायसराय या गवर्नर बनाते थे। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है
1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आता है। और इसी ने क्या किया कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, बीजापुर के कौन थे शासक? यूसुफ आदिल शाह, नाम आप लोग याद रखेंगे। यूसुफ आदिल शाह से जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीत लेता है। तो जब भी ये प्रश्न आए कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता, तो 1510 में किसने जीता? तो पुर्तगालियों का वायसराय था अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसने जीता। किससे जीता? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यहाँ से क्लियर ही हो गया कि कंपनियों का आगमन कौन हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले 1503 में कोचीन में जो है अपनी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजों को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, मैं उसको बता दूं क्योंकि कहानी फॉर्म में बताने में आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 में बंगाल में होती है और किसके द्वारा की जाती है? तो उसका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था? सर विलियम जोन्स। तो यहाँ पर जो है सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है 1784 में। कहने का मतलब ये था, ये एक प्रकार का शिक्षा का केंद्र था। क्या था? शिक्षा का केंद्र, मतलब एक प्रकार का कॉलेज समझिए। और यहाँ पर जो है संस्कृत, साइंस, भाषा, विज्ञान से संबंधित चीजों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अस्थाई बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। तो उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। ये अस्थाई बंदोबस्त आखिर था क्या? देखिए, यहाँ जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कई प्रकार से पूछ सकता है। आप लोग अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में कहा जाता है परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। इसी को आप लोग कह सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसका अन्य नाम भी है जागीरदारी, जागीरदारी बंदोबस्त। उसके अलावा मालगुजारी, मालगुजारी बंदोबस्त। उसके अलावा इसका एक अन्य नाम है बिस्वेदारी। यहाँ सभी नाम एक ही हैं, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में परमानेंट सेटल कहा जाता है। उसके अलावा अगर प्रश्न में इस्तमरारी बंदोबस्त डाल दे तो समझना है कि अस्थाई बंदोबस्त ही है। जागीरदारी भी दे दे तो अस्थाई बंदोबस्त है, मालगुजारी भी दे दे तो अस्थाई बंदोबस्त है, और बिस्वेदारी भी दे दे तो अस्थाई बंदोबस्त है। ठीक है, रैयतवाड़ी अलग है और महलवाड़ी अलग है। ठीक है, यहाँ अस्थाई बंदोबस्त के इतने सारे नाम हैं। कितने नाम हो गए? एक तो आपको यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजी है, इस्तमरारी हो गया, उसके अलावा जागीरदारी हो गया, मालगुजारी हो गया, बिस्वेदारी हो गया। तो इस बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था और इसने 1793 में इसको लागू किया। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है, इसमें किया क्या गया था कि इसमें जमींदार जो होते थे उन जमींदारों को ही, मैंने कहने का मतलब किसान से इन लोगों ने करार नहीं किया, अंग्रेजों ने किससे करार किया? जमींदार से। और इन्हीं से इन्होंने जो है 10 वर्षीय लगान व्यवस्था के रूप में इसे करार कर लिया। और इसमें एक नियम लगाया जिसे कहा जाता था सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम कहने का मतलब है कि अगर एक महीने में 30वें तारीख को अगर ये जमींदार अपने क्षेत्र से किसानों से टैक्स को वसूल कर अगर अंग्रेजों के यहाँ जमा नहीं करेंगे तो उस दिन अगर सूर्य डूब गया तो इन पर जो है चार्जेज हो जाएगा। और चार्जेज होने का मतलब है कि इनको जो है इनसे उस क्षेत्र की जमींदारियां छीनकर किसी और जमींदार के हाथों बेच दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त को ही अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है में कितने प्रतिशत जमींदारियां स्थानांतरित कर दी गई थी? तो 75% जो है जमींदारियां स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों में जो लागू की गई थी तो इसमें 19% भाग था पूरे इंडिया का। ठीक है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लागू की गई थी आपको बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में
जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया था। आपको बता दूं कि उस समय बिहार के अंतर्गत ही झारखंड था। ठीक है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो यही वो आदमी है जिसने झगड़ा सब लगाया। ठीक है। तो यहां से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो ये एक प्रकार का सर्वेक्षक था। सर्वेक्षक का मतलब होता है घूम घूम के जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति। और इसी ने जो है राजमहल, यानी कि भागलपुर के पास जो राजमहल की पहाड़ियां हैं और झारखंड के क्षेत्रों के बीच में, उन क्षेत्रों में घूमा और देखा कि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है और इसी का नाम हुआ दामन एको। ठीक है। और यहाँ पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेजों को उकसाया इसने, और तभी जाकर संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। तो फ्रांसिस बुकानन को किस जनजाति से भेंट हुआ? तो इसका सीधा सी उत्तर है संथालों से। और तब न जाकर संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू के द्वारा। ठीक है। यहाँ फ्रांसिस बुकानन काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस युद्ध के बाद मिल गई? यहाँ युद्ध पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किन लोगों को बीच हुआ था? एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे आपको मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल बादशाह। इनकी संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर 1764 में हरा दिया था। और तब जाकर जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। किससे? मुगल सम्राट से। और तब जाकर उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल जाती है, अर्थात टैक्स वसूलने। दीवानी का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्नों पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि भारत में नियमित रूप से, नियमित का मतलब क्या है? 10 वर्षों से, 10 वर्षों के बाद ही ना जनगणना होती है। तो जब नियमित रूप से पूछेगा तब दूसरा आंसर होगा, और सर्वप्रथम पूछेगा तो इसका उत्तर होगा सन 1872 में मेयो के शासनकाल में। मेयो गवर्नर जनरल था, और नियमित रूप से जनगणना 10 वर्षों में सन 1881 में रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न फंसने वाला है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहती थी। तो राजमहल की पहाड़ियों में आप जानते हैं कि संथाल जनजाति रहती थी, जिसको बुकानन उनसे मिला, और वे जो दामन एकोह में जो वे लोग खेती करते थे, तो वहां पर टैक्स लगाने का उसने सोचा। तो संथाल प्लस पहाड़ियां, ये दो जनजातियां थी। पहाड़ियां कोई जनजाति नहीं है जो पहाड़ों में रहती हैं, और संथाल जनजाति राजमहल की पहाड़ियों में रहती थी, और यही बुकानन पहुंचा था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो पहले मैं बता दूं कि संथाल विद्रोह सन 1855-56 में हुआ था, इन्हीं लोगों के द्वारा जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। और उसके नेता में कई नाम है, जैसे कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। दो ही नाम जनरली देता है सिद्धू कान्हू का, तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, और उसके अलावा इनकी ये चारों भाई थे। ठीक है। और इनकी दो बहनें थी, एक का नाम था फूलो और दूसरे का नाम था झानो। ये दोनों बहनें थी, और इन लोगों ने मिलकर जो है संथाल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। दामिन एकोह क्या है? तो आपको जैसे जानते हैं कि राजमहल की पहाड़ियों हैं, और झारखंड की छोटा नागपुर की जो पहाड़ी थी, इन्हीं के बीच का जो एरिया था जहां काफी उपजाऊ भूमि थी, खेती करते थे, इसी को कहा गया दामन एकोह। ठीक है। जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी क्या कहलाता था? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी क्या कहलाता था? उसका नाम था अमला, जो टैक्स वसूलने से संबंधित कार्यों को करता था। सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर होगा रैयत। रैयत का मतलब होता है जो खेत जोतते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक या पिता कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक या पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुनरो एवं रीड। मुनरो एवं रीड दो व्यक्ति थे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। और मैं आपको बता दूं, ये कर्नाटक यानी कि मद्रास के क्षेत्रों में लागू था। जब भी ये प्रश्न पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी, तो कर्नाटक यानी कि मद्रास के क्षेत्रों में। और इसमें जो है डायरेक्ट किसानों से जो है 33% भू राजस्व वसूला जाता था, अर्थात 1/3 भाग
हिस्सा जो है टैक्स के रूप में वसूला जाता था और पूरे भारत में यह 51% भाग में ये फैला था। तो इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूं, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर होगा हाल्ट मैकेंजी। क्या होगा? हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें गांव के जो मुखिया होते थे उन्हीं के लोगों द्वारा इसमें टैक्स को वसूला जाता था। ठीक है, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए, दोनों विद्रोह एक ही है, चाहे मुंडा विद्रोह कहिए चाहे उलगुलान विद्रोह कहिए, और ये इसके नेता थे, नाम था बिरसा मुंडा। अब इनको भगवान की उपाधि दे दी गई है और भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास कहिए चाहे कर्नाटक के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट 11वीं और 12वीं की जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, उसके अलावा होम साइंस वगैरह सभी विषयों का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उसको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।